Dear students, this video is on the topic of rural life and society. Right, first you should know what is a rural. Rural means gaon. Gaon means what? The production, right? Na? Urban means what? Shahar. Shahar means the consumer, right? Na? So the rural life during this British period, since this your chapter is always near the British period, we have to discuss. So the rural life is what? So in the village, how they were doing and what the impact of the British rule on this rural life. So the first thing is that rural life is based on agriculture, right? Economy is based on agriculture. Agriculture means what? Not only for the cultivation, right? The cultivation of crop. It is also related with the animal husbandry. It is also related on the कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स द कुटीर उद्योग. कुटीर उद्योग का मतलब जो छोटा मोटा काम करके जो लोग काम चलाते हैं उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग. सो मेनी थिंग रिलेटेड टू दिस. देखो हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने जब सारा सिस्टम पे कब्जा कर लिया तो हुआ क्या कि जो भी फार्मिंग सिस्टम था, एग्रीकल्चर सिस्टम था, सब पर इस लोगों ने कब्जा कर लिया. ठीक है, ये एक चीज़ हुआ. दूसरा चीज़ हो गया क्या कि उसने जो ज़मींदार जो लोग थे उस सबको भी इसने इकोनॉमिकली क्या कहते हैं पैरालाइज कर दिया. मैंने आर्थिक स्थिति सबका ख़राब हो गया. तो जो कलाकार थे या फिर जो शिल्पकार थे या जो आर्टिशियन और जो क्राफ्ट पर्सन जो सब लोग सब बेरोजगार हो गए. अब सब बेरोजगार हो गए तो कहाँ आएंगे? गांव आएंगे तो फिर क्या हो गया? एग्रीकल्चर पे बोझ पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि इकोनॉमी पे जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी था वो परेशान होना शुरू हो गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्रीगेरियन का मतलब ही होता है आपका क्या? कृषि रिलेटेड. अब कृषि रिलेटेड क्या हो गया कि सारा चीज़ डिस्टर्ब हो गया. अब उस पर क्या आ गया कि टैक्सेशन. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टैक्सेशन. तो फर्स्ट जो इसने इंट्रोड्यूस किया वो परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए 5 साल 6 साल के लिए इसने एक फिक्स कर दिया कि हमको इतना टैक्स चाहिए इस एरिया से. अब परमानेंट सेटलमेंट में हो गया कि जो भी लोग थे तो परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 इन बंगाल बाय देन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस. ठीक है, तो अब वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में क्या गया कि किसी एक आदमी को अपॉइंट कर गया, तो दैट इज़ कॉल्ड जमींदार. अब देखो क्या होता है कि उसको टैक्स लेने के लिए ऑथराइज़ कर दिया गया. उसने कहा अंग्रेज़ों ने कि आप मुझे सालाना इतना टैक्स चाहिए. अब उस सालाना टैक्स चाहिए, मान लो 100 रुपया टैक्स उसने वसूलना था. तो अब क्या किया कि उसने अपने इन्फ्लुएंस से या अपने ज़ोर ज़बरदस्ती से क्या किया, उसने 100 की जगह पे 150 या 200 रुपया उसने टैक्स वसूला. ठीक है, टैक्स वसूला. और उस टैक्स वसूलने के बाद क्या किया कि गवर्नमेंट को दिया 100 रुपया टैक्स, जितना उसका था फिक्स चार्ज उतना दिया. फिर उसको रिटर्न में कुछ उसको मिलेगा, कुछ वो मिला. तो अंग्रेज़ों को पता चला अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है कि हम 100 रुपया मांग रहे हैं, फिर 10 रुपया इसको मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, यानी कि 90 रुपीज़ मेरे पास है, और इधर ही क्या कर रहा है कि 100 रुपया एक्स्ट्रा उधर से ले रहा है और 10 रुपया हमसे ले रहा है, 110. तो ज़्यादा प्रॉफिट में ही है. तो इसने क्या किया कि इस परमानेंट सेटलमेंट को ख़त्म कर दिया. अब रैयतवाड़ी सिस्टम लाया. रैयतवाड़ी सिस्टम को इसने क्या किया? द गवर्नमेंट कुड नॉट इंक्रीज द इनकम. अब इसमें रैयतवाड़ी सिस्टम क्या किया कि उस परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स था टैक्स. अब रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हो गया कि अब जो डायरेक्ट किसान से, रैयत मतलब ही होता है किसान. ठीक है, तो रैयतवाड़ी सिस्टम में उसमें क्या हुआ कि उसने डायरेक्ट गवर्नर से, रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज अप्लाइड बाय द थॉमस मुनरो. ठीक है, द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी. तो इसने ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया रैयतवाड़ी सिस्टम. इसने डायरेक्ट फार्मर से टैक्स वसूलना शुरू किया. दूसरा है महलवाड़ी सिस्टम. ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम, महल का मतलब होता है ग्रुप, राइट ना, जैसे क्लस्टर बोलते हैं ना, कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेज को इकट्ठा किया और उसमें से विलेज हेड को बनाया और उसको अपॉइंट किया कि आप हमको टैक्स वसूल करके दीजिए. और द महलवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822. ठीक है, तो यहाँ से उसने
ग्रुप और क्या कहते हैं विलेज हेड को उसने इंचार्ज बनाया और वहाँ पे शुरू किया। अब इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज़, अब इसका असर क्या हुआ और इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका ये प्रभाव पड़ा कि जो किसान थे जिसके पास ज़मीन था, देखो एग्रीकल्चरल मैंने मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर था जो भी है, इतना टैक्सेशन हो गया कि लोग टैक्स पे कर ही नहीं पाते थे। जब टैक्स पे नहीं कर पाए तो क्या किया, ज़मींदार से जा करके साहूकार से, मनी लैंडर से जा करके उधार लिए। अब वो जो उधार होता था वो कंपाउंड इंटरेस्ट से लेता था। अब एक वहाँ पे अगर आपने यहाँ पे टैक्स पे नहीं किया तो आपकी ज़मीन गई, अगर आपने मनी लैंडर से मनी ले करके टैक्स पे किया तो भी आपकी ज़मीन गई, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर कोई गारंटी नहीं है ना कि आपका जो वो प्रोडक्शन है वो सही होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए वहाँ मतलब दोनों हाल में जो किसान थे, जो बड़े किसान थे, उस सारे के सारे धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, टैक्स पे कर ही नहीं पा रहे थे। तो दोनों तरफ से इनको लोग लूट रहे थे, अंग्रेज भी लूट रहे थे और यहाँ के मनी लैंडर भी लूट रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बड़ा ख़राब असर पड़ा और अपने ही फार्मर उसको बोलते हैं जो कि बड़े जिसका फील्ड होता है, पीजेंट और एग्रीकल्चरल लेबर, अपने ही ज़मीन पे ये अपने ही ज़मीन पे मजदूर बन गए। ठीक है, खेतीहर मजदूर, राइट, क्योंकि अब इनका खेत तो रहा ही नहीं, क्योंकि या तो खेत ज़मींदार का हो गया या फिर साहूकार का हो गया। आइदर दे बिकम फॉर द ज़मींदार और द मनी लैंडर, इनके पास तो कुछ रहा नहीं। तो इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसा क्रॉप बाय विच वी गेट मनी, डायरेक्ट मनी। जैसे सपोज करो आपके पास जो है कॉटन आप खाएंगे तो नहीं ना, पैडी क्रॉप, व्हीट क्रॉप, ये हमारा कैश क्रॉप नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहे, कोई फार्मर चाहे तो इसको रख सकता है अपने घर में खाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए है, जीवन यापन के लिए है। लेकिन अगर ये आपका जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, या अभी यहाँ पे इंडिगो आएगा, इंडिगो है, तो इसको कोई खाएगा नहीं ना, तो इसको तो डायरेक्ट मार्केट में बेचना है, इससे आप पैसा लेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कैश क्रॉप। मीन्स बाय क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप इन योर साइंस फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज क्रॉप, थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। तो क्रॉप क्या होता है, व्हेन इन अ लार्ज एरिया, राइट, इन अ लार्ज एरिया इन अ पर्टिकुलर सीजन सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड इन लार्ज एरिया इज कॉल्ड क्रॉप, राइट। अगर किसी एक खास मौसम में एक तरह के पौधे को बड़े से एरिया में लगाया जाता है तो उसको हम लोग फसल बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिगो, अब इंडिगो क्या है कि एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो उस कॉटन इंडस्ट्री में डाइंग के लिए, मैंने कलर के लिए, शाइनिंग के लिए नील यानी कि इंडिगो का यूज़ होता है। आपके भी घर में होता होगा, आपके घर में जो वाइट कपड़े होंगे, जैसे पापा का कुर्ता हो गया, दादा की धोती हो गई, या फिर कोई वाइट कलर का जो भी कपड़ा है, तो उसमें 2 बूंद उजाला, चार बूंदों आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। मीन्स एक बकेट है, 20-25 लीटर पानी है, उसमें 4 बूंद केवल इंडिगो डालना होता है, नील डालना होता है। तो इसक्यों डालना होता है, ताकि उसका वाइट कलर का शाइनिंग थोड़ा अच्छा लगेगा, इसीलिए। तो कॉटन इंडस्ट्री वहाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ डेवलप कर गया कॉटन के कारण। तो अब वहाँ पे उसको डाइंग के लिए, कलर के लिए ये इंडिगो चाहिए। अब उस वक्त केमिकल इंडिगो नहीं था, तो यहाँ पे लोगों ने, चूँकि अब ये यहाँ पे ही होता था, वो वहाँ, क्योंकि यूरोप तो वैसा एग्रीकल्चरल बेस्ड एरिया है नहीं, यहाँ पे बिहार है, बंगाल है, जो कि गंगेटिक प्लेन है, जहाँ पे इरिगेशन अच्छा है, जहाँ पे नेचुरल टेम्परेचर एक वो सही टेम्परेचर है, तो यहाँ पे इंडिगो की खेती होने लगी। ठीक है, तो अब इन लोगों ने क्या किया इंडिगो की खेती के लिए, कि पहले तो अब ये इंडिगो खेती के साथ परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि ये पूरा एक एरिया लॉक कर दिया, पहला ये पूरे साल के लिए लॉक हो गया। दूसरा, इसके बाद जो फसल के बाद जो ज़मीन बचेगी तो वो बंजर हो जाती थी, ये सारा न्यूट्रिशन उसका ले लेता था। ठीक, 2 समस्या यहाँ पे, बड़ी समस्या। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो किसान हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए, खाने के लिए क्रॉप लगाएंगे, कि ये अननेसेसरी उसको इंडिगो के लिए। अब ये इंडिगो के साथ एक बड़ी समस्या और है कि अंग्रेज पहले आपको उधार देता था,
कि चलो ठीक है हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मान लो सपोज करो कि आपके इसका कॉस्ट आपका है 100 रुपया, ठीक है। चलो उसने 50 रुपया पहले एडवांस दे दिया आपके कि चलो आप अपना काम शुरू करो। अब क्या हुआ, 50 रुपये में आपने काम शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जब आपको 100 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट है, फिर 50 रुपया आप लगाए, अब आपको प्रॉफिट कुछ तो चाहिए। अब अंग्रेज कहेगा नहीं, अब ये जो तुम बेचना है वो हम ही को बेचो, दूसरे को तुम बेच नहीं सकते हो, हम ही को बेचो और हम खरीदेंगे तुम्हारा। 50 रुपये हम दे चुके हैं पहले आपको, अब जो हम खरीदेंगे वो आपको 80 रुपया में खरीदेंगे, तो 20 रुपया का यहाँ घाटा हो गया। अब इधर इकोनॉमिक घाटा भी अलग हो गया और इधर लाइवलीहुड के लिए इसने कुछ उपजाया भी नहीं, तो ये डबल नुकसान माने इस फार्मर को होने लगा, ठीक है ना। तो ये इंडिगो का ये कहानी है, ठीक है। और यहाँ पे टैक्सेशन भी नहीं दे रहा था, ठीक है। तो इस तरह से है। तो 30% ऑफ इंडिगो इन 1788 अबाउट 30% इंडिगो वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, बट बाय 1810 तक में ये 95% हो गया। उसका रीज़न ये है कि यहीं पे सब कुछ होता है। द इंडिगो ट्रेड ग्रीव एंड सून द कमर्शियल एजेंट एंड द ऑफिशियल्स कंपनी स्टार्टेड द इन्वेस्ट द इंडिगो प्रोडक्शन। सब कंपनी लोग इन्वेस्ट करने लगा। अब कंपनी इन्वेस्ट कर रहा तो अपने प्रॉफिट के लिए, यहाँ के लिए नहीं। सो एज द इंडिगो ट्रेड फेच द हाई प्रॉफिट, मेनी इंग्लिश मैन स्कॉट्समैन मूव्ड इंडिया टू बिकम द इंडिगो प्लांटर्स, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे अब कॉज ऑफ द इंडिगो रिवेलियन, अब इसका विरोध क्यों हुआ, इंडिगो रिवेलियन का विरोध क्यों हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इतने सारे परेशानियाँ थी तो विरोध तो होगा ही। और ये विरोध कब ख़त्म हुआ, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए और तब यहाँ पे और चंपारण से इन्होंने शुरू किया। गांधी जी का मूवमेंट भी शुरू हुआ और लकीली उसी वक्त जो था कि केमिकल इंडिगो का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। तो अंग्रेज़ों ने सोचा क्या कि अब केमिकल प्रोडक्शन तो इजी अवेलेबल भी है और उसमें लाने ले जाने का फिर और किसी का झंझट भी नहीं था, तो धीरे धीरे इंडिगो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बंद हो गया। यहाँ से जब 1914 में जब महात्मा गांधी वहाँ से आए और तब उन्होंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है। तो महात्मा गांधी के बाद यहाँ पे शुरू हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा ने इस पर एक आर्टिकल लिखा, तो बहुत सारा कुछ हुआ था नील दर्पण पे, यहाँ पे सॉरी इंडिगो रिवेलियन पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सब कुछ तो दबाया ही। तो इस तरह से इंडिगो रिवेलियन है यहाँ पे, जो महात्मा गांधी के आने के बाद ख़त्म हुआ, राइट। So if any doubt, any questions, you can put your questions and doubts in comment box. I will definitely solve your questions, your comments.